चलिए, कितना सब सवाल हो गया? कितना सवाल हुआ टोटल? 25 सवाल है। कितना आप लोग किए? अच्छा, चलिए, अगर आपको कुछ सही करवाना है तो एक दो सवाल में शायद सही है। अब टाइपिंग वाले थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक कर देते हैं। देखिए, 5 नंबर सवाल में शुरुआत में 7 संख्याओं का औसत, क्या कि लास्ट में पूछा है 7, तो समझ जाना चाहिए 7 वहां मिसिंग है। हाँ, और ये जो है आपका 21 नंबर सवाल, एडी 3 सेंटीमीटर तो है ही, बीडी जो है वो 2 सेंटीमीटर। हाँ, बाकी आपका सब कुछ सही है। बीडी 2 सेंटीमीटर, और एक जगह होगा, और तो हमें लग रहा है कि सब सही है। चलिए देख लेंगे। चलिए, अब देखिएगा इस तरह का सवाल, 1 से लेकर 31 तक का योग। अब फिर 31 से घटते घटते कहां तक गए, जहां से स्टार्ट किए थे। तो जब भी इस पैटर्न पर योग आपसे पूछा जाए तो आप जहां तक गए हैं उसका स्क्वायर ले लीजिए, यही उसका योग हो जाएगा। याद रहेगा ना? तो 31 का स्क्वायर फटाक से बोलिए कितना? 961 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना? तो जब भी आपका मैक्सिमम जहां तक लगातार गए हैं फिर वहां से डिक्रीजिंग होने लगे तो आप मैक्सिमम वाले का स्क्वायर निकाल के उसका योग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करेंगे। आप बताइए, 7+3√5 और 7-3√5 है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला। तो वर्गमूल का मतलब क्या हुआ? इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट हुआ। अब अंदर में ये आपका क्या है? a+b है इंटू a-b है। तो a+b इंटू a-b क्या हो जाता है? a² माइनस b² हो जाएगा ना? आप बताइए, 7 का स्क्वायर कितना? 49। 3√5 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 पचे 45 हो गया। तो 49 में से 45 घटा दीजिए, √4 आ गया, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2 हो गया, है ना सही आंसर? नहीं, तो यही होता है ना, कभी संख्या इसमें लैंग्वेज में दे देगा वर्गमूल और कभी ओवर रूट चढ़ा के दे देगा। तो यहां से डायरेक्ट आप क्या, यहां से अगर अंडर रूट चढ़ा देता है स्क्वायर रूट, तब क्या बोलता है कि मान ज्ञात कीजिए, है ना? तो इसलिए हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसका कितना आया? 1/15, बिल्कुल सही है। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपका a⁴x इंटू a⁴y है तो इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? पावर। इसको पावर बोलते हैं। अगर आपका बेस समान हो और बीच में गुना का साइन हो तो पावर जो होता है वह जुट जाता है आपस में, x+y हो जाता है। अगर आपका a⁴x बटे में a⁴y है, बेस समान है, बीच में भागा का साइन है, तो पावर जो होता है घट जाता है। किसमें घटता है? अंश में से हर वाला पावर घटेगा, तो x-y हो जाएगा। और एक चीज होता है कि a⁴ अगर -x है तो इसको हमेशा पावर अगर निगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव करते हैं, और पॉजिटिव करने के लिए ये 1 बटे में आ जाता है 1 का x हो जाता है ना। तो अब इस सवाल को करेंगे कि ये 225 है, ये 225 है, बेस समान है, बीच में गुना का साइन,
तो ये पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये 0.3, ये 0.2, ये 0.5 हो गया। 225 का पावर 0.5 हो गया। नीचे भी आपका बेस सेम है तो पावर आपका क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 0.6 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो 1 हो गया। तो यानी कि 225 का पावर 1 है। अब बताइए, बेस समान है, भागा का साइन है, तो ऊपर वाले पावर में से नीचे को घटा दीजिएगा। तो 225 0.5 में से एक घटाइएगा तो 0.5, यानी कि आधा बचेगा। 0.5 कितना हुआ, आधा, और उसमें से एक घटाइएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, यानी कि माइनस 0.5 हो जाएगा। अब बताइए कि अगर माइनस वाले को प्लस करना है तो क्या करते हैं, 1 बटे में कर देते हैं। तो 1 बटे में 225, अगर पॉइंट को हटाइएगा तो 5/10 होगा, यानी कि 1/2 हो गया। और किसी भी पावर पर 1/2 का मतलब क्या, अंडर रूट होता है। अंडर रूट 225, यानी कि 225 का अंडर रूट कितना, 15, है ना। एक एक चीज आपका क्लियर कर दिया इस सवाल में। तो जब भी डिस्कशन हो तो साइड में आप उससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट अगर करवा रहे हैं तो उसको एकदम नोट कर लीजिए, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है जिससे 72 और 119 को विभाजित करने पर 3 और 4 शेषफल बचे। तो जब शेषफल आपको बच रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो मौसों का ख्याल आना चाहिए मन में। लेकिन मौसों किसका निकालेंगे, आप पूर्णतः विभाजित कब होगा, जब इसमें से इसका शेषफल आप हटा दीजिएगा। तो 72 में से इसका शेषफल हटा दीजिए, विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। तो ये कितना हो गया, 69 हो गया, 69। फिर 119 को विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, अगर हम उसके शेषफल को घटा देंगे तो कितना बचेगा। तो बड़ा से बड़ा संख्या पूछा है तो इसका मौसौ निकालिएगा। अब मौसौ देखिए ना, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, इस दोनों को जो काट दे वही आपका मौसौ। 17 से तो कटेगा नहीं, 19 से कटेगा नहीं, 21 से कटेगा नहीं, 23 से 3 बार में 69, 23 पचे 115 हो जाएगा कि नहीं, एकदम सही किए। ऐसे भी एचसीएफ जो होता है, दिए गए संख्या का डिफरेंस होता है या उसका कोई फैक्टर होता है। तो यहां पर देखिएगा डिफरेंस जब घटाइएगा तो कितना होगा, 46 होगा, 46 होगा ना। लेकिन 46 से यह विभाजित नहीं है तो 46 हटा देंगे। अब 46 का दूसरा फैक्टर क्या होता है, 2 गुना 23, बड़ी संख्या लेना 23। 23 अगर अभाज्य फैक्टर आ गया आपका तो समझ जाइए वही आपका एचसीएफ होगा, है ना। अभाज्य फैक्टर किसी संख्या का आ गया तो उससे आगे तो उसका फैक्टर होगा ही नहीं, तो वही संख्या आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। चेक करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आया, 55, 59। देखिए संख्याओं का औसत 53 दिया गया, ठीक है। 7 संख्या यहां पर दिया हुआ है, 7 को टोटल संख्या है और औसत 53 दिया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ लिया गया। यानी कि आप 58 अगर पढ़ते तो आप सही पढ़ते, सही पढ़ते ना,
सही पढ़ते, लेकिन इसके बजाय आप 16 पढ़ लिए, जो कि गलत है, गलत है। आप हमें यह बताइए कि कितना कम आप पढ़ लिए, कितना कम? 42 कम पढ़े, टोटल में 42 कम पढ़े। अगर हम इसके एवरेज का बात करें कि कितना कम हो गया एवरेज, तो 42 में जितना संख्या है 7 से भाग दे दीजिए, यानी कि एवरेज जो है आपका 6 कम हो जा रहा है इसके कारण। तो जो पुराना औसत है 53, उसमें अगर छो जोड़ देंगे तो आपका सही औसत आ जाएगा कि नहीं? तो सही औसत ही तो पूछा है, 59, है ना? यही अप्रोच होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि अब गुना किए फिर आप उसको एक को जोड़े एक को घटाए, उसमें टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल किया जाए। देखिएगा, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 36.2/3% खर्च करता है। आप बताइए 36.2/3% क्या करता है? खर्च करता है। अरे कोई भी आदमी खर्च अपना किससे करेगा? अपनी आय से ही करेगा, है ना? तो 36.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 98 2 100 ना, ये क्षेत्रीय के 18 3 3 9 108, 108 2 110, अब बटे में 3 है और प्रतिशत का 100 300। तो यह कितना हो गया? 11/30। इस 11/30 का मतलब पहले समझिए। 30 यानी कि नीचे का आय, ये नीचे आपका आय होगा। अरे खर्च करेगा तो कोई भी अपने आय में से, और नीचे वाला संख्या अपना मूल संख्या होता है, तो मूल संख्या यहां आय होगा। इसका 36.2/3% कितना होता है? 11 होता है। 11 क्या चीज होगा? उसका खर्च होगा। तो आप बताइए कि बोला क्या है कि वह प्रति माह 5700 रुपया का बचत करता है। ये तो एक्चुअल डाटा है। यहां अनुपात में से देखिए, 30 में से 11 खर्च कर दिए तो बचत कितना हो गया? 19 बचत 19 हो गया। एक्चुअल में बचत कितना है? 5700। ये इसका कितना गुना है? 300 गुना। तो आय आप कितना माने हैं? क्या पूछा है? उसका मासिक खर्च पूछा है। तो खर्च निकाल लीजिए, आय निकालने की जरूरत नहीं है। तो खर्च आपका कितना यूनिट है? 11 यूनिट। इसका कितना गुना? 300 गुना, यानी कि 3300 हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। कितना आया? 5000, 6000। चलिए देख लेते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या 5% से, इधर अगर आपका पुरुष है, मेन है, इसको इसमें वृद्धि 5% का हुआ, और महिला की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? महिला को W से डिनोट कीजिए, इसमें 10% का वृद्धि हुआ। अगर देखा जाए तो पूरा जनसंख्या 10,800 हो गया वृद्धि के बाद। तो पहले जनसंख्या 10,000 था, अब 10,800 हो गया। तो यह बताइए कि कितना का वृद्धि हुआ? 800 का। क्यों वृद्धि हुआ? क्योंकि महिला में 5%, महिला में 10% और पुरुष में 5% का वृद्धि हुआ। ये दोनों वृद्धि मिला के टोटल 800 है। तो कुल वृद्धि यहां पर से कितना आ जाएगा? कुल वृद्धि कितना हो जाएगा? 8%। अरे 1% 100 हो गया, और 800 से बढ़ रहा है तो 8% नहीं हो जाएगा? 800।
तो यानी कुल वृद्धि दोनों मिलाकर बीच में एलिगेशन लगा दीजिए। यहां से एलिगेशन लगाइएगा तो किस चीज का रेशियो आएगा? महिला का रेशियो, पुरुष का रेशियो और महिला का रेशियो। 10 में से 8 घटाइए 2, और 8 में से 5 घटाइए 3 हो गया। दोनों मिलाकर टोटल कितना है? 5 यूनिट। आप बताइए 5 यूनिट एक्चुअल में कितने के बराबर? 10,000 के बराबर। तो आप बताइए ना, आपसे पूछा क्या गया है? कस्बे में महिला की वर्तमान संख्या कितनी है? महिला कितना है? 3 है। तो 3 का कितना गुना जी? 2000 गुना। 6000 ना आएगा, 5000 नहीं आएगा। सारा सवाल आपको करवाया गया। परसेंटेज में ऐसा करवाया है कि नहीं? बुक में भी दिया हुआ है ना? और एक बार एकदम बुक को पूरा तरह से रिवाइज कर जाइए। देखिए एकदम एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। क्या हुआ? लाभ हो गया। चलिए, बोला क्या कि 63 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 63 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 54 वस्तु के विक्रय मूल्य के। 54 वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आपका लाभ या हानि कैसे पता चलेगा? जब सीपी और एसपी पता कर लीजिए। तो सीपी बटे एसपी यहां से कितना आ जाएगा? अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए। 9 से कट गया, 9 7 63, 9 6 के 54। तो सीपी कितना आ गया? 6। और एसपी कितना आ गया? 7 आ गया। 6 का चीज 7 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो गया ना? कितने का प्रॉफिट? तो प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य 6, 1/6 बेसिक फ्रैक्शन 16.2/3%, है ना? ऑप्शन नंबर डी आपका सही। चलिए नेक्स्ट किया जाए। 33.33। चलिए देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 में 14 की दर से खरीदा। खरीदने का बात किया तो सीपी का बात किया, है ना? तो ये आपका कीमत है और यह आपका फल की संख्या है। फल की संख्या है ना? तो 30 रुपया में खरीदा है। खरीदने का बात किया तो सीपी 30 रुपया में कै गो फल खरीदा? 14 गो फल खरीदा। और बेचा क्या? 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया। तो एसपी आपका 20 रुपया है और 7 की दर से। तो ऐसे सवाल में आप क्या करते हैं? फल की संख्या को बराबर कीजिए। ये पक्की बात है कि जितना फल खरीदिएगा उतना ही फल बेचिएगा। 14 गो फल खरीद रहे हैं, 7 गो थोड़ा ना बेचिएगा, 14 बेचिएगा। तो फल की संख्या हमेशा बराबर। तो 14 और 7 का एलसीएम 14। 14 ऑलरेडी ये है ही, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 40। आप बताइए 30 का चीज 40 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो गया ना? कितने का? 10 का। प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य आपका 30 है। 1/3 बेसिक फ्रैक्शन 33.1/3 यानी कि 33.33%। ऑप्शन बी आपका सही। क्लियर है? हाल फिलहाल मैंने करवाया है तब। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आएगा? 500। अब
ध्यान से देखिए, हमें लगता है कि अभी तक जितना सवाल की जितना टेस्ट लगा है सब में ये आ रहा है, आ रहा है ना। अब ध्यान से देखिएगा, 10% की छूट घोषित, कल ही तो बताए हैं, ये चीज बताया ना, ब्रह्मास्त्र बताए थे। चलिए, 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ करने के लिए दुकानदार 360 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करेगा। तो ब्रह्मास्त्र लगाते हैं कहां पर, जहां या तो लाभ या हानि दिया रहे और छूट दिया रहे, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से एक दिया रहेगा और दूसरा पूछ लेगा। तो आप सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो लिखते हैं। सीपी में क्या करते थे, घटाते हैं किसको, डिस्काउंट को। 10% 100 में घटा दीजिए 90 हो गया, एमपी में जोड़ दीजिए लाभ को 125 हो गया। ये 90 यूनिट एक्चुअल में है कितना, 360। कितना गुना है, 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना ले लीजिए, ले लीजिएगा ना। 5 चौके 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 एकम 4, 1 5, 500 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। प्लस का मतलब यानी कि यहां पर क्या दिया हुआ है, प्लस क्यों दिया हुआ है पता नहीं, अंकित मूल्य ना निकला, प्लस देने का तो कोई मतलब नहीं। चलिए कोई बात नहीं, चलिएगा नेक्स्ट सवाल करेंगे। अब देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात है 5-8, ठीक है, और यदि पहली संख्या में 40% का वृद्धि, दूसरी संख्या में 15% का कमी होता है, तो नया अनुपात क्या होगा। आप देखिए, प्रतिशत वृद्धि या कमी जब भी करना रहे, अनुपात में संख्या दिया रहे, तो उसमें 100 से पहले गुना कर दीजिए। समान संख्या 100 से गुना करेंगे तो अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन 100 से गुना करने के बाद कमी प्रतिशत वृद्धि करने के लिए आपको आसानी होगा। 40% का वृद्धि, तो 40% का वृद्धि, 40% का वृद्धि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 200 इसमें वृद्धि हो जाएगा, तो 700 है ना। अब इसमें 15% का कमी हो गया, 15% का कमी कर दीजिए। 15% कितना जी, 120 घटा दीजिए 680। ये 0 से 0 कट गया, 2 से 35 बार में, और इधर आपका 34, 35:34। ऑप्शन ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट करेंगे। एक कक्षा में टोटल 40 विद्यार्थी है और उसका औसत आयु जो है 15 वर्ष है। कक्षा में कितना विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी, उसका औसत कितना है, 15 है, ठीक है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर दिया जाए, यानी कि कै गो शिक्षक है, एक गो न शिक्षक है, पूरे समूह का औसत आयु जो है 16 हो जाता है। तो अगर यानी कि सभी विद्यार्थी 40 विद्यार्थी और एक शिक्षक, इधर एक शिक्षक है, तो एक व्यक्ति का जो आयु होगा उसका औसत आयु भी वही होगा, है ना। किसी एक व्यक्ति का आयु आपका मान लीजिए कि 20 साल है, तो औसत आयु पूछेगा तो 20 ही होगा, है ना। तो आप बताइए कि इसका आयु पूछा है कितना होगा, है ना। लेकिन दोनों का जब मिला दीजिएगा, इधर 40 विद्यार्थी है, इधर 40 स्टूडेंट है, और इधर जो है आपका एक शिक्षक है, एक टीचर है आपका, ठीक है। दोनों को जब मिला दीजिएगा तो 16 वर्ष हो जाएगा कि नहीं। ये दोनों मिलाकर यहां से एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन लगाने पर क्या रेशियो आएगा, विद्यार्थी की संख्या और टीचर की संख्या। तो विद्यार्थी की संख्या कितना, 40 है, एगो टीचर है तो 1 हो गया। यहां पर ध्यान से देखिए, 16 में से 15 घटाए तो 1 आ गया। अब इससे बड़ा होगा
किसमें से 16 घटाएं कि 40 आ जाए? 56 में से 16 घटाइएगा तो 40 आ जाएगा। ऐसे सवाल को भी एलिगेशन से बनाइएगा, तुरंत बनेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं। क्या? वो तो फिर गुना करने के बाद एक दूसरा ये है कि 40 विद्यार्थी का औसत आयु 15 है, तो कुल आयु कितना होगा? 40 गुने 15 हो जाएगा, है ना। यदि शिक्षक की आयु भी जोड़ दिया जाए तो जोड़ दीजिए, मान लीजिए शिक्षक की आयु x, तो समूह का टोटल औसत आयु कितना हो जाता है? 16 वर्ष। तो ये आपका 40 विद्यार्थी और शिक्षक का कुल आयु है, कितने के बराबर? 16 आपका हो जाता है टोटल औसत। तो 16 गुने एक 40 और एक 41 हो जाएगा। यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, है ना। और क्या फॉर्मूला है उतना ध्यान में रखना नहीं है, फॉर्मूला पे मत जाइए, ऐसे सब सवाल को एलिगेशन से बनाइए, तुरंत बनेगा। यही होता है प्रैक्टिस का। लक्ष्मण और भरत, देखिए पार्टनरशिप का सवाल है, हर एक चैप्टर को टच करने का कोशिश किए हैं। लक्ष्मण और भरत क्रमशः 48,000 और 72,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 6,530 रुपया का वार्षिक लाभ में से भरत का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पार्टनरशिप में क्या पढ़े हैं कि जिस हिसाब से आपका निवेश होता है पूंजी का, उसी हिसाब से लाभ भी मिलता है। इसको सरल साझेदारी करते हैं। मिश्रित साझेदारी फिर दूसरे तरह का हो जाता है ना। तो सरल साझेदारी में जिस अनुपात में निवेश होता है उसी अनुपात में आपका लाभ मिलता है। आप बताइए, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, पूंजी का निवेश राशि अनुपात में निकाल लीजिए, तो 24 दूना 48 और 24 तिहाई 72, यानी कि ये लक्ष्मण है आपका, एल डिनोट किए, ये भरत है ना। तो लक्ष्मण का अनुपातिक वैल्यू कितना हो गया? 2, और ये आपका 3 हो गया। ये कैपिटा यानी कि पूंजी का निवेश जो होगा उसी का अनुपात है। यही लाभ का भी अनुपात हो जाएगा, यही लाभ का भी अनुपात हो जाएगा, क्योंकि समान समय के लिए दोनों साझेदारी में रह रहा है। अगर असमान समय के लिए रहता है तो वहां पर मिश्रित साझेदारी होता है ना। तो आप बताइए कि ये पूंजी 2-3 के अनुपात में है, तो टोटल पूंजी बोलिए या लाभ बोलिए, कितना हो गया? 5। जो टोटल लाभ है एक्चुअल में कितना है? 5 6530। ये इसका कितना गुना है? 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 0 5 6 के 30, 1306 गुना है। आपसे क्या पूछा है? भरत का हिस्सा, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 1306 3 से गुना कर दीजिएगा, 6 के 18, ये ऑप्शन नंबर ए। पॉइंट इसका हटा दीजिएगा, पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, ये कॉमा देना चाहिए इसको, इसमें कॉमा दिया है, तो ये आपका 3918 आ जाएगा। तो जब लास्ट में कैलकुलेशन कीजिए तो ऑप्शन पे भी एक नजर रखिए। कई बार होता है कि ऑप्शन देख के डायरेक्ट आप आंसर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा, 25% सांद्रता वाले 36 लीटर होगा, ये लीटर 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता, देखिए एक 25% सांद्रता वाला आपके पास है मिश्रण, कितना लीटर? 36 लीटर संतरे का रस है। एक 80% सांद्रता वाला का कितना रस, कितना मात्रा में इस दोनों को मिलाया जाए कि एक मिश्रण जो तैयार होगा उसमें कितना सांद्रता होना चाहिए? 60%। तो ऐसे में सवाल में लगा दीजिएगा एलिगेशन। तो ये है 25% वाला और ये है आपका 80% वाला, और दोनों को जब मिलाते हैं तो कितना सांद्रता हो जाएगा? 60।
यहां से अनुपात निकलेगा तो क्या चीज का अनुपात निकलेगा कि कितना 36 लीटर वाला मिलाए और 80% सांद्रता वाला कितना आप लीटर इसमें मिलाइएगा ताकि ये सांद्रता जो हो जाए 60% हो जाए। तो ये जो अनुपात है ये कितना हो जाएगा 20 और कितना का 35। अनुपात सबसे छोटे रूप में ले लीजिए 5 चौके 20 अब 5 सते 35। आप बताइए ये 4 यूनिट जो है 25% सांद्रता वाला है। अब 25% सांद्रता वाला कितना लीटर है 36 लीटर। तो 4 यूनिट कितने के बराबर 36 के बराबर कितना गुना 9 गुना। तो 80% सांद्रता वाला कितना होना चाहिए तो 7 का 9 गुना ले लीजिए 63 लीटर होना चाहिए है ना। पॉइंट नहीं होगा 63 लीटर। वो बनाते होइएगा तो पता चल जाता होगा कि गलती है। अब देखिएगा यदि किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 11/25 हो जाता है। कौन साधारण ब्याज किसका धनराशि का यानी कि जिसका बोला गया वह नीचे वाला यानी कि मूलधन हो गया और जिसके बारे में बोला गया वो ऊपर वाला यानी कि ये साधारण ब्याज एसआई हो गया और ये आपका क्या हो गया समय हो गया। तो दर नहीं निकल जाएगा। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 यानी कि 11 गुने 100 बटे में मूलधन गुना समय। मूलधन कितना 25 गुना समय कितना 8 हो गया। तो आप बताइए 25 चौके 100 4 दूना 8 यानी कि 11/2 5.5% है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आया 155 देख लेते हैं। 5,000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। कल 2 वर्ष वाला था आज 3 वर्ष वाला है। आप बताइए कि मूलधन कितना दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है ना 5,000। 10% का मतलब क्या होता है 1/10 है ना। यानी कि 3 वर्ष के लिए आपको बोला है तो 3 वर्ष के लिए इसका 1/10 लीजिए। ये पहले वर्ष का एसआई हो गया कितना 1/10 500। ये दूसरे वर्ष का एसआई हो गया 500 और ये तीसरे वर्ष का एसआई हो गया 500। यानी कि टोटल एसआई जो हो गया आपका कितना हो गया 1500 हो गया। हो गया कि नहीं। अब सीआई निकालिए तो सीआई निकालने के लिए इसका 1/10 लीजिएगा तो इसका 1/10 लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब क्या कीजिए इसका फिर से 1/10 लीजिए 50 हो जाएगा। तीसरे वर्ष में इसको भी लेके जाइए 1/10 50 हो जाएगा और फिर इसका 50 का 1/10 5 हो जाएगा। तो आप बताइए सीआई कितना हो गया। सीआई कितना हो गया आपका सीआई 1500 1600 1655। आप बताइए तो डिफरेंस यहां से कितने का 155 का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। तो जितना भी घेरा में है वो एक्चुअल में क्या है आपका डिफरेंस ही है सीआई और एसआई का। फार्मूला पी बराबर क्या होता है डी गुने पी इक्वल टू हाँ P इक्वल टू होता है क्या होता है
डी इंटू 100 का क्यूब बटे में आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, यही होता है। यहां से पी का वैल्यू बिठा के, आर का वैल्यू बिठा के, ये सिर्फ 3 साल के लिए होता है। 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर अगर बोले तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर क्रमशः एक कार्य 9, 18 और 12 दिन में करते हैं। पी जो है 9 दिन में करता है, क्यू जो है 18 दिन में करता है, और आर जो है 12 दिन में करता है। ठीक है, यहां से अगर टोटल वर्क देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 9, 18, 12 का एलसीएम ले लीजिए, 36 हो गया। ये आपका टोटल वर्क है। अब ध्यान से देखिएगा कि वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन, क्यू दूसरे दिन और आर तीसरे दिन करता है। यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन हर कोई कार्य करता है। पहला दिन पी किया, एक दिन कर लिया, ठीक है। दूसरा दिन क्यू किया, एक दिन कर लिया। तीसरा दिन कौन किया? आर किया, एक दिन कर लिया। ये फिर अगला रोज कौन आएगा? पी आएगा। अल्टरनेट इसी तरह से चलता रहेगा, इसी तरह से एक एक दिन काम करता रहेगा। तो कितने दिन में काम पूरा होगा ये पूछा है। आप पहले ये बताइए कि पी का कार्य करने का क्षमता कितना? 4। क्यू का कार्य करने का क्षमता 2, आर का कार्य करने का क्षमता 3। यानी कि पी जो है एक दिन आएगा तो 4 काम करेगा, क्यू जो है एक दिन आएगा तो 2 काम, आर जो है एक दिन आएगा तो 3 काम करेगा। तो काम जो है आपका इधर काम हो गया और इधर समय आप ले लीजिए, ठीक है। तो समय कितना हो गया? 3 दिन हो गया। 3 दिन में कितना काम? 4 2 6 3 9 काम। एक्चुअल में काम हमको कितना करना है? 36। 36 पुराने के लिए इधर कितना से गुना? 4 से गुना, तो 36 पुर गया। तो इधर भी 4 से गुना कर दीजिए, तो कितना दिन में हो गया? 12 दिन में। ऑप्शन ए आपका सही है ना। अब ये ना पढ़े थे कुछ दिन पहले जी, कल ही तो पढ़े थे। सही है ना, चलिए बहुत अच्छा। अब चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा, एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। शहर पी से क्यू तक का यात्रा करता है 60 की रफ्तार से, और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पी तक पहुंचता है। यानी कि पी से क्यू तक गया 60 के रफ्तार से, और फिर क्यू से पी तक आया 100 के रफ्तार से। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है? तो जब भी दिए गए चाल का तय की गई दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है पहला 2 इंटू पहला चाल गुने दूसरा चाल बटे में चालों का योग। ये कब लगाइएगा? जब दोनों चाल के द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो। जब दो चाल के द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो तो 2 गुने पहला चाल कितना? 60 है, दूसरा चाल कितना? 100 है, दोनों के चालों का योग कितना? 160 है। काट कूट कर लीजिए, 2 से 8 बार में, 4 दूना 8, 25 चौके 100, और 2 से 3 बार में कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया? 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। तो क्वेश्चन आज का भी लेवल इजी ही है। बहुत ज्यादा इजी हो जा रहा है क्या? अभी ठीक है, थोड़ा सा एकदम पहले प्रैक्टिस रनिंग में तो आइए, उसके बाद तो जानते ही हैं मेरा। चलिए देखिए, सवाल कैसे घुमाता है आपको। जो चीज सवाल इसमें पूछा है इतना डाटा का जरूरत था नहीं,
आपसे पूछा कि समान लंबाई का दो ट्रेन, यानी कि दोनों ट्रेन का लंबाई बराबर, एक का ट्रेन का स्पीड कितना 56 किलोमीटर प्रति घंटा 46, और दूसरा ट्रेन का कितना स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा, समांतर पटरी पर, यानी कि एक के पटरी पर तो नहीं चलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके तरफ चलता है नहीं ना। चलिए, समान दिशा में, एक ही दिशा में चल रहा है। तेज रेलगाड़ी इसमें से कौन है जो 46 के रफ्तार से चल रहा है, धीमी रेलगाड़ी कौन है जो 36 के रफ्तार से चल रहा है, 36 सेकंड में पार कर जाता है। अरे पार करने से इसका कोई मतलब ही नहीं, आपसे पूछा क्या है, सापेक्षिक चाल दोनों ट्रेन का क्या होगा मीटर पर सेकंड में। तो एक दिशा में चल रहा है तो सापेक्षिक चाल क्या होता है, घट जाएगा। तो आप बताइए यहां 36 में से 46 में से 36 घटा दीजिए, कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब किलोमीटर प्रति घंटा को हमको किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। किससे गुना कर दें, 5/18 से गुना कर दें, तो ये जितना आ जाएगा वही हो गया, 2 पंचे 10, 2 9 18, यानी कि 25/9। कौन सा ऑप्शन, तो काहे 36 सेकंड दिया हुआ था, हर कोई वही निकालेगा। लेकिन लास्ट लाइन जैसे पढ़िएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है। चलिए, तो ऐसे ही आपको, हाँ बोलिए। देखिए, कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। किलोमीटर, किलोमीटर इसका मतलब हुआ कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर बटे में 1 घंटा, इसका मतलब यही हुआ कि 1 घंटा में 1 किलोमीटर जा रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब। तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो क्या चीज से गुना, 1000 से गुना, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। आप बताइए, अब अगर इसको सेकंड में चेंज करें, 1 घंटा को कितना से गुना, 60 से मिनट हो जाएगा, 3600 सेकंड, 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो ये 3600 आ गया। इसको गुना कीजिए, कटाइए, तो 2 पंचे 10, 2 18, यानी कि आप जब भी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाइएगा तो क्या चीज से गुना कीजिएगा, 5/18 से। अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो 18/5 से गुना कीजिएगा, इसका उल्टा। कहिएगा सर याद कैसे रखें, तो किलोमीटर ज्यादा मीटर कम, मीटर कम किलोमीटर ज्यादा। आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि 5/18 बड़ा है कि 18/5 बड़ा है। 18/5 बड़ा है तो छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे तो बड़ा से गुना, बड़ा के तरफ जाएंगे तो बड़ा से गुना, और छोटा के तरफ जाएंगे तो छोटा से गुना। याद रखने का आसान तरीका है ना। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट करेंगे। ये क्या है, x+1/x² x+1/x बराबर 4। तो इसका वैल्यू पूछा है, तो एक पावर से 2 पावर में जाते हैं तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लेके 2 घटा देते हैं, है ना। तो कितना आ गया जी, ये तो सबका आ गया होगा, 14 आ जाएगा। कैसे हुआ ये, दोनों तरफ आप स्क्वायर कीजिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। आप बताइए a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या, x² +1/x² अब +2ab, 2 × x × 1/x, और इधर भी स्क्वायर करे हैं तो
4 का स्क्वायर 16। ये देखिए x से x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर, ये यहां सिर्फ 2 बचा, 2 उधर जाके घट जाएगा, तो 16 में से 2 घट गया तो कितना हो गया 14। तो इसलिए याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या, कि ये जो आपको दिया हुआ है राइट हैंड साइड में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके और 2 घटा दीजिए, यहीं से आता है ये चीज। धुंधला, ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या आपको दिया हुआ है कि ये एक ट्रायंगल है आपका एबीसी ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है और ये सी है ना, एक आपका बीसी के पैरेलल आपका डीई एक लाइन, ठीक है, ये आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको दिया क्या गया है एडीई और एबीसी ये आपस में समरूप हैं, यानी कि त्रिभुज आपको बोल दिया गया एबीसी और त्रिभुज एडीई ये आपस में कैसा है समरूप हैं। यदि एडीई का क्षेत्रफल यानी कि इस छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 समरूप त्रिभुज है तो आपका उसके क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है उसके करस्पॉन्डिंग भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप अगर छोटा त्रिभुज लेते हैं, बड़ा त्रिभुज लीजिएगा तो बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज लीजिएगा, छोटा त्रिभुज पहले ले लीजिए, त्रिभुज एडीई इसका एरिया बटे में त्रिभुज एबीसी इसका एरिया ये बराबर होगा, एडीई लिए हैं तो एडी ले लीजिए, जो आपको नॉन है वही लीजिएगा, एडी बटा में ये आप ए बी सी पूरा लिए हैं तो ए से सी पूरा, ए से बी पूरा लेना पड़ेगा, तो 3 + 2 कितना 5 हो जाएगा, यानी कि इधर ए बी लीजिएगा, इसका स्क्वायर के बराबर ये रेशियो होगा। आप बताइए एडी का क्षेत्रफल कितना 8, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, यानी कि ये डेल का वैल्यू आपको निकालना है। एडी कितना 3, हाँ 3 का स्क्वायर 9, ए बी कितना 5 का स्क्वायर 25, कट रहा है तो कटा दीजिए, 9 दूना 18, डेल का वैल्यू क्या आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। तो 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग भुजा के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यह भी अच्छा सवाल है ज्योमेट्री का। त्रिभुज एबीसी में ए 90 डिग्री है, तो कैसा त्रिभुज ये हुआ समकोण त्रिभुज हुआ, ये समकोण त्रिभुज हो गया एबीसी, जिसमें ए एंगल जो है आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ए बी 6 है, यानी कि ये अगर बी मानते हैं तो ये आपका 6 है। आपका एसी आपको दिया हुआ है कितना 8, ये अगर आप 8 मानते हैं तो ये 8 है। एडी जो है बीसी से लंबवत है, एडी एक लंब खींचिए यहां पर, यानी कि यहां पर 90 डिग्री बनाएगा, है ना, बीसी से लंबवत है, तो एडी किसके बराबर होगा, इस एडी का मान पूछा है, आया है 4.8। चलिए देख लेते हैं। आप बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में ये 8 है, ये 6 है, तो पूरा का पूरा बीसी कितना हो जाएगा
10 ना, 8 6 10 का ट्रिपलेट। एक्चुअल में यह 3 4 5 का ट्रिपलेट है। 4 का 2 गुना, 3 का 2 गुना, तो 5 का 2 गुना, है ना। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। 3 का 2 गुना आपका है 6, 6 है ना। 4 का 2 गुना आपका है 8, तो 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा कि नहीं, है ना। अगर हम इसके एरिया का बात करें तो इस पे लंब डाला गया ए बी पर, एसी लंब है, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ आधार गुने ऊंचाई। आप बोलिएगा कि ना सर, हमको मन है क्या कि ये जो एडी लंब डाले हैं बीसी पर, तो बीसी आप आधार मानिएगा तो एडी लंब हो जाएगा कि नहीं। तो इस त्रिभुज का एरिया ये भी हो सकता है हाफ आधार गुने ऊंचाई। आधार अगर आप बीसी मान रहे हैं जिसका लंबाई 10 दिया हुआ है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। ये दोनों तो त्रिभुज एबीसी का ही एरिया है, आपस में बराबर हो गया, तो यहां से एडी का वैल्यू निकल जाएगा। हाफ से हाफ साफ हो गया, है ना। 8 6 48, एडी बराबर हो गया 48/10, यानी कि 4.8 हो गया। हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। चलिए नेक्स्ट करेंगे। क्या गड़बड़ा गया था? अच्छा, ये नहीं बनवे नहीं करता, पहले से मान के बैठे हैं कि नहीं ये बनेगा, ऐसा क्या करते। चलिए अब धीरे धीरे बनने लगेगा, है ना। जो भी एकदम जो चीज आपके लिए नया है उसको एकदम नोट कर लीजिए। इस टेस्ट का जो है ना अलग, आप मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 उसका अलग से आप नोट्स बनाइए। नोट्स में ये नहीं कि सारा क्वेश्चन का हम बोलते हैं कि आंसर लिखिए, वहां पहला टेस्ट से आप क्या सीखे, क्या थ्योरी पार्ट में आपको नोट किए, आप उसका नोट्स बनाइए, देखिएगा बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। अब चलिएगा, देखिएगा ध्यान से। 12 मीटर और 7 मीटर भुजा वाला आयत, तो आयत बना लीजिए। इसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती है। लंबाई आमने सामने का भुजा लंबाई बराबर होगा, यानी कि लंबाई अगर 12 मीटर है तो ये लंबाई भी 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है। इसमें बनाए जा सकने वाला सबसे बड़ा आकार का वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। पाई का मान 22/7 लेना है। तो सबसे बड़ा आकार का वृत्त बनाइएगा तो कुछ इस तरह का वृत्त होगा जो कि इसको टच करेगा, है ना। सबसे बड़ा आकार का तो यही बनेगा। तो जब जैसे इस वृत्त का अगर हम यहां से यहां मिला दें तो ये वृत्त का व्यास हो जाएगा कि नहीं? वृत्त का व्यास हो जाएगा। और ये वाला लेंथ कितना है? 7 है। तो व्यास आपका यहां से यहां तक कितना हो गया? 7 हो गया। अगर व्यास अगर आपका वृत्त का 7 है तो रेडियस कितना हो गया? 7/2। तो वृत्त का परिधि पूछा है, यानी कि परिधि पूछा है, सरकमफ्रेंस पूछा है। परिधि, परिधि क्या होता है? 2πr। परिधि बराबर 2πr। तो 2 गुने पाई कितना? 22/7। आर कितना? 7/2। ये 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 22 आ गया। तो कितना आसान सवाल था, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। 7 पे परिधि 44, उसका आधा हो गया तो 22। रेशियो बताए थे ना।
आर 7 था तो परिधि आपका कितना था? 44 था। और एरिया कितना था? 154 था। अब उसी के हिसाब से आप करते चलिए। यहां पर आर कितना है? 7/2। तो 7 रहता था तो आपका 44 और 7 का आधा हो गया तो 22 है कि नहीं? धीरे धीरे सब कुछ होगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। ये कितना आ गया? 75। आप बताइए कि यहां पर आपसे पूछा है कि दिए गए डाटा के आधार पर शहर ए की साक्षरता प्रतिशत क्या है। देखिए शहर ए में जनसंख्या आपको दिया हुआ है 200 और साक्षरता इतना है। तो आपको जो सवाल पूछा है बस इसी दो डाटा से आपका काम निकल जाएगा। इस डाटा पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए टोटल जनसंख्या कितना ए का? 200। उसमें से साक्षर कितना? 150। प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना हो जाएगा। तो 2 से कट गया, 2 से 75। कितना प्रतिशत? 75% हो जाएगा। हो जाएगा ना? ये तो पूरा आपका धुंधला होता है। ये देखिएगा वेन डायग्राम में है कि जो तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण है। तो वेन डायग्राम यहां पर कैसा है? एक बार लाइए तो बना के दिखा देते हैं। वेन डायग्राम आपका है, एक ये है आपका, एक ये है आपका, और ये है आपका। ये आपका अंग्रेजी है, ये आपका इंग्लिश है, ठीक है। और ये आपका विज्ञान है, साइंस है। और ये आपका गणित है, गणित है, ठीक है। इसमें आपका 15 है, इसमें आपका 5 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, और यहां पर 3 है, और यहां पर 9 है, और यहां पर 11 है। तो वेन डायग्राम में उस छात्रों की संख्या को दिखाया गया जो तीनों परीक्षा में उत्तीर्ण है, यानी कि अंग्रेजी में भी, विज्ञान में भी और गणित में भी उत्तीर्ण है। तो तीनों में कौन मौजूद है? ये देखिए ये वाला पार्ट जो है आपका, ये तीनों सर्कल में मौजूद है, यानी कि ये 6 स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट में पास कर गया, है ना? ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग का नेक्स्ट टेस्ट होगा मंडे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टेस्ट मंडे को मिलते हैं नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।